तो अगला हम लोग ग्रुप 16 का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया है, बहुत सारे ट्रेंड हो गए। उसमें एक अलग एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ही आपको पढ़ना है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वहां सवाल आएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है कि सल्फर का ज्यादा ऑक्सीजन से, याद होगा। तो वो सब आप ध्यान देंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद एनोमलस बिहेवियर पढ़ा दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा दिया हमने। अब पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल में पहला आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो आपने ग्रुप 15 में पढ़ा होगा कि 15 वाले एलिमेंट जब हाइड्रोजन से जुड़ते थे तो क्या बनाते थे, EH3, जैसे कि NH3, PH3, ये सब बनाते थे वो लोग 15 में। उनकी वैलेंसी 3 थी यहाँ पे, वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 है, तो E प्लस H2 H2E। जैसे कि आप देख लो, नाम बता देना है, H2O, H2S, H2Se, उससे टीपो लिख दो। अब पो वाला तो इसमें आएगा नहीं, पोलेनियम को कोई जरूरत नहीं है, बताया ना हमने, वो रेडियो एक्टिव है। तो H2O बच्चों वाटर है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2Se तो होगा सिलीनियम हाइड्राइड, और H2Te टेरुलियम हाइड्राइड। ये हो गया बच्चों। अब हम लोग इसकी बात करेंगे अगर, तो सबसे पहला आता है ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी की, याद होगा ये सब, याद है क्या। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती थी, किसके अनुसार देखते थे लोग, साइज के अनुसार। किसके अनुसार, साइज के अनुसार। छोटा साइज ज्यादा थर्मल स्टेबल, बॉन्ड मजबूत। तो H2O, H2S, H2Se और H2Te, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी H2O की ज्यादा होगी, राइट। क्यों ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, इधर सीधा जाने से साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा। बॉन्ड जितना बड़ा होगा उतना कमजोर होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, साइज पे देखना है, थर्मल स्टेबिलिटी को साइज पर देखना, याद कर लो, फर्स्ट पॉइंट ए। बी पार्ट आएगा बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने में लगा हुआ एनर्जी, और ये देखा जाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। किससे देखा जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से, बॉन्ड का ताकत। तो बॉन्ड का ताकत इधर घट रहा है तो कमजोर बॉन्ड तो कम एनर्जी निकलेगा, इसको ज्यादा, ये सेम ऑर्डर चलेगा, सेम ऑर्डर चलेगा, ठीक है। इधर सीधा जाने से साइज बढ़ रहा है, सेम चीज वही है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है। सो इसलिए बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज हो रहा है। सी बच्चों, अगला देखा जाता है आपका बॉन्ड एंगल। देखो आप H2O की बात करो तो H2O का शेप बेंट होता है, सबको पता है, बेंट शेप है कि नहीं है, और इसमें 2 लोन पेयर है, राइट। एंगल आपको अगर याद होगा 2 लोन पेयर है तो आई थिंक यह हो जाता था 107, 11th में हटा दिया हमने, 107 डिग्री। लोन पेयर रिपल्सन से ये टेट्राहेड्रल एंगल से कम होता है। देखो एक और चीज हमने देखा है, करके क्वेश्चन आता है, देखो एक आता है शेप और दूसरा आता है ज्योमेट्री। देखो शेप तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से निकालते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओ, sp3, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। शेप कितना होगा, टेट्राहेड्रल, ये हो गया शेप। बट ज्योमेट्री मतलब ये दिखेगा कैसा, बनावट कैसा दिखेगा, तो ज्योमेट्री हो गया बेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योमेट्री शेप अलग अलग, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सब दोनों देखिए। तो आपको याद होगा कि इधर सीधर जाते समय बॉन्ड एंगल कम होता है, बिकॉज साइज बढ़ेगा तो रिपल्सन कम हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसी का है। क्यों भाई, इधर सीधा जाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, याद है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास पास ले रहता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। अगला बात करते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। फिर बात करेंगे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ पे। देखिए रिड्यूस करने का मतलब, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट।
आपको बार बार बताते हैं, पिछली बार बताएं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद क्या होना चाहिए उसको, ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्या करोगे तो ऑक्सीडाइज होगा, लॉस की गेन, तो आई होप लॉस, हाइड्रोजन लॉस करने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तब बात आ रही है हाइड्रोजन देने की, कौन जल्दी दे देगा, ऑब्वियसली टेरूलिया दे देगा कि नहीं। इधर सीधा जाने पे टेंडेंसी टू लॉस हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ गया। अच्छा, अब ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो वो भी इसी की तरह है। देखो एसिड भी वो होता है जो H प्लस डोनेट करे, एबिलिटी टू डोनेट H प्लस, H प्लस देने की क्षमता, वो भी तुमको दिख रहा है कि नीचे जाने पर बढ़ता है। तो एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर सेम ऑर्डर में चल रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो इधर सीधा जाने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो कहां पर हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं ध्यान देना, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे, गलत हो जाएगा। नीचे जाने पर मेटल है और मेटल बेस होता है, मेटल बेस होता है, ऐसा कोई लॉजिक लगा देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मेटल वाला लॉजिक नहीं लगेगा, सब हाइड्राइड है, इसमें आपको हाइड्रोजन से देखना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप कुछ भी इसमें भारी नहीं है। आगे देखिए, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो दो ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगे, ध्यान देंगे, एक EO2 और दूसरा EO3, ठीक है। EO2 दिखाते वक्त इनका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा और EO3 दिखाते समय इनका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा, यानी ऑक्साइड के साथ ये 4 और 6 वाला ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। जहां पर E का मतलब है ऊ सल्फर, ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टेट की, तो सबसे पहला O2 आता है, उसके बाद आता है SO2, उसके बाद AC सिलीनियम ऑक्साइड, टेरूलियम ऑक्साइड, पोलेनियम ऑक्साइड अगला। तो आप ध्यान से देखोगे यहां पर O3 भी लिख सकते हो, ये दोनों गैस होता है ना, गैसेस, और ये सब लोग सॉलिड है। अगला पॉइंट आप रख सकते हो याद, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जैसे SO2 है, ACO2 है और टेरूलियम O2 है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूस करना दूसरे को, ठीक है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है, इधर से जाने से डिक्रीज होता है, इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि SOO2 इज रिड्यूसिंग while टेरूलियम O2 इज ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, याद रखना है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको कारण बता देते हैं, इसका कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट है, सब लोग ध्यान देगा। अभी यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4, सब लोग इधर ध्यान दो। तो ये 4 से 6 बनाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा, इसका 6 जाता है, ओके बढ़िया बात है। बट आपको पता होगा कि नीचे जाने पर +6 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सबको याद है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी इसका अगर 4 है तो वो 6 नहीं बनाना चाहेगा, वो 6 नहीं बनाना चाहेगा, वो कम करना चाहेगा, वो कम करना चाहेगा, वो कम करना चाहेगा, वो 2 कर लेना चाहेगा, +2 करना चाहेगा, ये 4 से 6 नहीं करना चाहेगा, लेस स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब समझना, एक एक चीज दिल तक पहुंचेगा। तो 4 से 6 करना मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना मतलब ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा एजेंट बोलोगे भाई, हाँ आया मजा आया। अब देखो यहाँ पर 4 से 2 करना है उसको, तो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटाना है, खुद का रिडक्शन, तो कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, ये बनाना नहीं चाहेगा, क्लियर हो गया, बिंदास हो गया, बहुत अच्छे। कारण लिख लो, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एज मूव डाउन। बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो मेरे को ही अच्छा लगा मेरे को बता के।
उसके बाद अगर आप बात करोगे तो सल्फर का ऑक्साइड SO2 SO3, सिलीनियम का ऑक्साइड, टेरुलियम का ऑक्साइड और पोलिनियम का ऑक्साइड। तो आपको पता है नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक, और ये मेटल वाइड के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं कि नहीं होते हैं। और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक, सबको पता है। तो ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है बताओ ऑक्साइड की, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड कौन लिखेगा भाई, किसी का नहीं, यानी आपके SO2, सिलीनियम ऑक्साइड, टेरुलियम ऑक्साइड, इसमें ज्यादा एसिडिक है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर 4 और मतलब 3 और सॉरी 4 और 6 वाले में कौन ज्यादा है, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये 6। जब हम पिछली बार भी डायलॉग बोले हुए फिर बोल रहे हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कोवेलेंट करेक्टर, याद है, और कोवेलेंट कंपाउंड एसिडिक होता है, तो याद रखेंगे इसको, हायर बेल नंबर, ऑक्स नंबर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कोवेलेंट, यानी मोर एसिडिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑक्साइड्स राइट, दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, 4 ऑक्सीडेशन वाले, 6 वाले। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। ऑक्सीजन का खुद का 2 होता है, तो 4 है और ये 2 है, तो कट गया तो 2 बचेगा, समझ रहा है ना। ओके, यहाँ पर आप निकाल के भी देख सकते हो, 4 आएगा इसका। अब ऑक्सीजन का भी O2 O3 हो गया, ऑक्साइड 2 और 3 वाला, सल्फर का भी हो गया, सिलीनियम का हो गया, सबका बनता है 2 3, हमने लिखा नहीं। सबसे पहला सवाल था रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, आपको सोचना कैसे है ध्यान रखना। यहाँ पर ऑक्सीजन में सोचना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर से, देखो यही चीज आना चाहिए, याद होना चाहिए। बिकॉज हमने हाइड्रोजन में हाइड्रोजन लॉस की एबिलिटी देखे, बच्चे बोलते सर आप बहुत कुछ भी देख लेते हो भाई, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड बेस करता है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के हिसाब से देखो। ऑक्सीजन का देखो यहाँ पे लॉस गेन, बट ऑक्सीजन लॉस गेन ये करते नहीं, ये लोग ऑक्सीडेशन नंबर पे देखो जल्दी समझ आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 4 से 6 बनना चाहेगा, ये ओके है, ये ओके है, स्टेबल है, तो बनेगा। खुद का करा लिया ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। टेरिलियम का 6 वाले से स्टेबल है तो 4 से 2 करना चाहेगा, खुद का करा लिया रिडक्शन, समझ रहा है ना, खुद का करा लिया रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ सवाल लिख दिया पॉइंट में, इसका कारण वही है, स्टेबिलिटी +6 के नीचे जाने पर घटती है, नॉट पेयर इफेक्ट। अब आ जाओ, ये ऊपर के ऑक्साइड एसिडिक होंगे अच्छे, बिकॉज जो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, फिर एम्फोटेरिक, फिर बेसिक, एंड ऊपर से नीचे आने पे एसिड की पावर घट रही है ऑक्साइड के, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मोर एसिडिक होंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला है बच्चों, कौन सा नंबर चल रहा, 10 नंबर थी, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन समझता ही होगा आपको, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखता है, क्योंकि इसमें सबका बाप कौन है, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। इसमें ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो हाइलाइट्स में, अच्छा हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइलाइट्स बोलते हैं, जैसे क्लोराइड्स। हाइलाइट्स में +2, +4, +6 ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ग्रुप 16 का एलिमेंट, ग्रुप 16 का जो एलिमेंट है वो आपको हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो बना देंगे कितने प्रकार के हैलाइड, एक 2 वाला तो EX2 हो जाएगा, फिर 4 वाला EX4 और 6 वाला EX6। अगला देखते हैं स्टेबिलिटी, तो बना के भी दिखा दे रहा है, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बनाता है O2F2 एक ये और एक OF2 बस, और नहीं बनाता है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन में ज्यादा नहीं होता, डी ब्लॉक नहीं है। सल्फर बनाता है नचा नचा के, SF2, SF4, SF6 सल्फर। देख रहे हो, सिलीनियम में डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड एंड सो ऑन। इनमें से 6 वाला ज्यादा स्टेबल है, खैर अभी सब बताएंगे। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दोनों बनता है। तो अगर आपको बात करा जाए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, जैसे मान लीजिए हमने बनाया है SF6 और SI6, कौन ज्यादा स्टेबल है, SF फ्लोरीन वाला, समझ में आ रहा। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में ज्यादा स्टेबल कौन है, फ्लोराइड है। क्यों भाई, ड्यू टू स्मॉल साइज
बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर। छोटे साइज होने की वजह से बॉन्ड का ताकत ज्यादा है फ्लोरीन में, समझ में आ गया ना? बॉन्ड इसका ताकतवर है। फ्लोराइड में और आयोडाइड में कौन ज्यादा मजबूत होगा? फ्लोराइड वाला। क्लियर हो गया? ओके, और एक बात कर लेते हैं, जैसे आपके पास SF2 है, SF4 है और SF6 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? SF6। तो हेक्साफ्लोराइड आर मोर स्टेबल देन अदर्स। मतलब 2 4 6 में 6 ज्यादा स्टेबल है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में भी अगर बना के देखोगे 6 वाला, तो भी यही ज्यादा स्टेबल। ये देखो, समझा अंतर? समझा कि नहीं समझा बताओ? देखो इसमें भी देखो, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन में भी तुलना करो तो 6 वाला ज्यादा, और अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में तुलना करो तो भी 6 वाला ज्यादा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर की, इनके स्ट्रक्चर की। तो पहला अगर आप बात करोगे EX2, फिर EX4 और EX6 की, समझना ध्यान से। हम लिख देंगे आपको शेप, फिर हम लिख देंगे ज्योमेट्री। देखना शेप ज्योमेट्री हम अलग अलग कर रहे हैं। देखो इधर ग्रुप नंबर 17, ये सॉरी 16 वालों के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? जल्दी बताओ। 6। कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 6 में से 2 को खर्च किए तो कितना बचा होगा? क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये पता है ना? किसी भी एलिमेंट के साथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल 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 एलिमेंट के साथ, जैसे H2O HO, ठीक है, HCl HCl, कहीं भी देख लो सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। 2 को बॉन्ड ये खर्च किया होगा, बचा कितना होगा? 4 को। तो 2 बॉन्ड पेयर, ध्यान देना कैसे जोड़ते हैं हम। बॉन्ड 2 को और लोन पेयर 2 को, टोटल कितना? 4 का होगा sp3। sp3 का शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। बट ज्योमेट्री ऐसा नहीं होगा। ज्योमेट्री मतलब वो दिखता कैसा? 2 लोन पेयर है, टेट्राहेड्रल में 2 लोन पेयर। ध्यान देना, बता रहे टेट्राहेड्रल बना के, ये इसमें 2 लोन पेयर डालो, यहाँ एक डाल दो और यहाँ एक डाल दो, तो कौन सा शेप बच गया? बेंट। इसका बेंट शेप होगा बच्चों, बेंट EX2 का। यहाँ पर जैसे E लिख लो और यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन लिख लो। ओके, अब बात करते हैं इसमें। देखो 4 को बॉन्ड बनाया, 2 को बचा होगा, तो 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल कितना? 5 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp3d 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 का शेप बताओ। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल क्या? बाइपिरामिडल। फटाफट याद होना चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बच्चों ऐसा होता है, तो ट्रायंगल बना दो और 2 डंडी ऊपर नीचे लगा दो। अब इसमें 1 लोन पेयर है, अगर तुमको याद हो तो लोन पेयर हम लोग कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पे कि एक्सियल पे? एक्सियल पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? एक्सियल पे रखते हैं बच्चों, एक्सियल पे। ये इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? गलत बता दी तुम लोग, नहीं ना? क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पे कुछ भी मार चट से बस। तो यहाँ लोन पेयर रखते हैं, यहाँ पर देखो। तो अभी कौन सा शेप दिखेगा? ये हटा दो तो C100। कौन सा शेप दिखेगा? C100। इसका ज्योमेट्री हो गया, समझा? C100 ऐसा बनेगा, E फिर X फिर X फिर यहाँ पर X और यहाँ पर X। याद रखो हमने कौन से पे लोन पेयर रखा है? इक्वेटोरियल पे। किस पे रखे हैं? इक्वेटोरियल। एक्सियल नहीं है, बड़ा वाला बॉन्ड एक्सियल होता है, इस पे नहीं रखे। ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं? कौन से पोजीशन पे रखे हमने लोन पेयर? जल्दी बोलो। इक्वेटोरियल। किस पे रखे हैं? सवाल बनता है, जहां तुम्हारा दिमाग स्लीप हो समझना, सवाल वहीं से आने वाला है। अब देखो 6 के 6 यूज हो गया, 6 बॉन्ड पेयर, 6 हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3d2। शेप बोलो, इसका शेप ऑक्टाहेड्रल। याद है 6 का क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा, क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? ऐसे बना लेते हैं, 2 को पिरामिड लगा देते ऊपर नीचे, याद है ऐसे। ठीक है, बीच में EXX लिख लेना। ओके बच्चों, तो हमने आपको हाइड्रोजन की कहानी पूरी समझा दी है। कोई डाउट तो नहीं है ना? आई थिंक नहीं होना चाहिए। जल्दी से नोट कर लीजिए। 2 नोट आप इसमें लिखेंगे। पहला नोट, नोट नंबर 1 कि मोनोहाइलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 गेट डाइमराइज। समझना इस बात को। इनके जो मोनोहाइलाइड होते हैं जैसे SF, ये मोनोहाइलाइड है, एगो एगो मिलना चाहिए, बट इसका डाइमर हो जाता है। डाइमर यानी SF22 हो जाता है। समझा क्या?
अच्छा, एंड देख लो, एंड दे शो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। सुने हो ना धासु भाई, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है बताइए, बताओगे? एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी। राइट राइट राइट। सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। ये लोग दिखाते हैं, देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लीजिए सिलीनियम Ac2Cl2 सिलीनियम क्लोराइड है। अब यहां पर सिलीनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है निकाल लो, इसको x मानोगे तो -2 = 2, 1 है मोनो लिखा भी है। अब इसे ये बढ़ाएगा, तो बढ़ाएगा तो कहां जाएगा, सिलीनियम टेट्राक्लोराइड 4 में और प्लस सिलीनियम, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पर 4 में गया जो 0 में गया, यानी यहाँ इससे इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन सिलीनियम का, और यहां से यहां कंपेयर करोगे तो क्या दिखेगा रिडक्शन। तो ये सब लोग डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाते हैं, याद रखना इसमें। चलिए अब हम लोग आगे बच्चों डाई ऑक्सीजन, जैसा कि हम वादा किए थे। डाई ऑक्सीजन खत्म हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। डाई ऑक्सीजन, अब सबसे पहला ऑक्सीजन जीवन दायिनी है। आजकल कोरोना में लोग निपट रहे हैं, तो इसको सीरियसली पढ़ लेते हैं हम लोग कहां से बनता है, कैसे बनता है, क्या। तो डाई ऑक्सीजन की कीमत अभी बहुत समझ में आ रही है, इसलिए हम लोग उसको पूरा पढ़ेंगे, छोड़ेंगे। तो इसका प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बनाएगा कैसे हम लोग, तो आपने बहुत सारे जगहों पे केमिस्ट्री में इसको ध्यान दिया, बट हम आपको दिमाग में कलेक्ट करके देंगे, मजा आएगा। तो मैं बहुत बार देखा है बट इतना ध्यान से नहीं देखा होगा। देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। ये वर्ड जरूर आपने सुना होगा 10th क्लास में भी। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब हीट, डिकम्पोज मतलब तोड़ना, हीट से तोड़ना। हाँ डी छूट गया, ध्यान देते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट, ध्यान देना क्लोरेट होता है ClO3-1, सब बताएंगे। उसके बाद नाइट्रेट NO3-1 एंड पर मैग्नेट, क्या हो गया MnO4-1 सॉल्ट्स। सॉल्ट लेना है मतलब मेटल के साथ, राइट, सॉल्ट्स ले लेना है, ठीक है। देखिए हम एक दो करके दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय इट बिकॉज आपने 10th में पढ़ा। देखिए आप ये पढ़े हो कि नहीं 10th में, हाना बोना लीड नाइट्रेट याद रहा है, लीड नाइट्रेट ब्राउन कलर की गैस भी बनती है, ये भी था NO2 के प्रिपरेशन में मिला होगा। एक ही चीज बार बार मिलता है केमिस्ट्री में, यही तो मजा देता है। तो ये बनता है PbO, या तुरंत ट्रिक बताए थे, PbO प्लस इसका भी O और इसका भी O, ये ब्राउन कलर का गैस है, याद है NO2 ब्राउन कलर का फ्यूम है, ओके। अगला देखो, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। देखेंगे कौन सा मेटल का नाइट्रेट ले ले, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, नाइट्रेट तो ले लिए। KClO3, इसका नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट। देखो ये बहुत ही अच्छा है, लैब में पता है, लैब में जब हमको ऑक्सीजन बनाना है तो इससे बनाते हैं, बहुत साफ सुथरा काम है। पोटेशियम क्लोरेट लाओ, गर्म कर दो, और कुछ मिलता भी नहीं है, बस KCl मिलता है। KCl सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस। देखो इसमें तो रिस्क है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस बन रहा है, ये भी गैस बन रहा है, दोनों गैस मिक्स हो जाएगा। हाँ, ये बढ़िया नहीं है मेरे हिसाब से, बनता है तो हमने बता दिया, इट इज नॉट गुड फॉर मी। प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दिस गिव प्योर ऑक्सीजन। काय भाई, क्योंकि ये तो सॉलिड बना है, अकेले गैस उड़ेगा, ऑक्सीजन मिलेगा मस्त। तो ये पोटेशियम क्लोरेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाद में मिलेगा। जितने भी लोग इसमें यूज हो रहे हैं सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, NO3 वाले भी। लीड नाइट्रेट बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीजन देता है, देख लो लोग दे रहे हैं। अब आ जाओ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 का नाम है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट। इसको भी अगर आप हीट करोगे बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है ये रिएक्शन। इस पे डबल स्टार 5 स्टार मार दो भाई, 5 स्टार होटल बना दो इसको। कलर भी चेंज हो जाता है, पता है तुमको। तो ये बन जाता है K2MnO4। देखना हल्का सा चेंज है, बहुत सारे लोग तो इसको जज भी नहीं कर पाते हैं, क्या हो गया, बोलो बोले अरे सेवन छाप दिया मास्टर में, अरे KMnO4 था, ये K2MnO4 हो गया। देखो यहाँ पर 7 ऑक्सीडेशन नंबर था, 6 हो गया, ओ प्लस MnO2, प्लस MnO2 डबल कर लो यहाँ पे, और प्लस O2। बहुत ही जबरदस्त जाबर रिएक्शन है ये रिएक्शन आपको बार बार मिलेगा केमिस्ट्री में, फिर याद रखना, बोल रहा है फिर मिलेंगे दोबारा, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है रिएक्शन, मेरे को तो बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमने आपको सबसे बना के दे दिया, जल्दी से नोट कर लिए होंगे, कर लिए ना, 1 2 मिल जाएगा नहीं तो यहाँ पर कलर भी चेंज होता है, आप कलर चेंज भी ध्यान रखना, NCERT होगा तो हम अभी बता देंगे, होल्ड कर। चलिए दूसरा प्रिपरेशन मेथड है, हम लोग पढ़ रहे हैं डाई ऑक्सीजन। तो सेकेंड मेथड है बाई थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो ज्यादातर लोग को हीट करके काम हो जाए, थर्मल डिकम्पोजिशन
ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, कुछ कुछ मेटल जो होते हैं लो रिएक्टिव, तो आपको पता होगा कि जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको दूसरे लोगों से प्रेम कम है, दुष्ट प्राणी है, उसके साथ अगर कुछ भी चिपका हुआ गर्म करो भगा देगा उसको, निकलो भाई। जैसे देखो सिल्वर ऑक्साइड HAG2O, और आप इसको हीट करोगे, ये भी 10th में था, ये ऐसे टूट जाएगा Ag+O2। याद करो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में एक्सट्रैक्शन में पढ़ाया गया था कि जो लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड होते हैं उनको गर्म करके निकाला जा सकता है। हाँ याद आया ना, याद आया। अब है HgO, ये भी 10th में था, हीट कर दो तो क्या बन जाता है Hg+O2। ये एक्सट्रैक्शन में यूज होता है लो रिएक्टिविटी मेटल के। ओके, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड भी हैं, देखेंगे PbO3O4, इसको हम लोग मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं। कौन सा ऑक्साइड बोलते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड। दोनों ऑक्साइड मिक्स है, क्यों मिक्स बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें दो ऑक्साइड मिलाया हुआ है, PbO प्लस PbO2O3, ये दोनों प्लस करके लिखा हुआ है, याद रखना। ये दोनों ऑक्साइड को मिला करके जोड़ के लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको भी अगर आप हीट कर दोगे बच्चों तो ये टूट जाएगा PbO+O2। क्लियर हो गया? आई थिंक हो गया होगा। तीसरा मेथड है फ्रॉम, तो फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ोगे आपने 11th में, हम नहीं पढ़ाया। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद है? 11th में हम नहीं पढ़ाया, जल्दी हाँ बोल दो। क्योंकि ये भी ऑक्सीजन डोनेट करता है दूसरे को, याद है? घाव पे डालते थे, घाव फ्रेश करने के लिए, हाँ बताया था हमने। तो H2O2, इसको भी आप क्या करो, एयर में छोड़ दो, एयर हवा में थोड़ी देर छोड़ दो, काम गाड़ी जाएगा इसका। तो ये कैटलिस्ट भी चाहिए इसको, MnO2, तो ये बना लेगा H2O+O2। MnO2 समझते होंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये वाला लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, मतलब पानी सबसे फोकट में मिलती है, पता ही होगा। पानी लाओ, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, बिजली में जो खर्च हो जाए। आप ये भी 10th में पढ़ोगे, 10th में याद होगा, पढ़ोगे 10th का ये सब, बाप रे बाप 10th का है भैया, 10th का याद करो। H2O ले लो और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes. ये 10th में ऐसा कुछ टंकी बना था, एक डबल होता है, एक गैस डबल जमा होता है, याद आ रहा है? yes. ये एक रॉड हो गया, ये दूसरा रॉड हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है, और इस पे ऐसा हमने एक यू शेप का ट्यूब लगा दिया गैस जमा करने के लिए। इस पे तो ऐसा देखोगे तो एक में ज्यादा गैस भरता है और एक में कम, याद है ना? कौन सा गैस ज्यादा भरता है? हाइड्रोजन गैस ज्यादा भरता है, डबल होता है, ऑक्सीजन गैस कम होता है। क्यों भाई? अब बैलेंस करोगे, रुक रे, बैलेंस करोगे तो 2H2+O2, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है तो ये माइनस के पास जाएगा, माइनस यानी कैथोड, देख रहा हो ना? सही लिखा हो ना तो उंगली कर रहा हो, माइनस कैथोड है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब आप बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो और उसमें ठीक रहता है, याद है? आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर हम जान रहे हो, सकता है कंफ्यूजन हो, तो दो प्रकार के सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है? जो करंट खुद बनाती है, तो खुद बना नहीं हम दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं भाई, याद करो। इलेक्ट्रोलिसिस तो होता था उसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो ठीक था, एनोड प्लस कैथोड माइनस, और इलेक्ट्रोकेमिकल में उल्टा। तो यहाँ पर माइनस है तो ये कैथोड है और ये एनोड है, तो ये कैथोड पर जमा होगा और ये एनोड गैस पे, ठीक है? तो अगर आपको ज्यादा ऑक्सीजन बनाना है तो इससे बनाइएगा, बिकॉज इसमें पैसा कम लगता है। एक और है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर पहले क्या करते हैं हम लोग, एयर को हम लोग कंप्रेस और कूल कर लेते हैं, दबाएंगे और कूल कर लेंगे, उस वजह से लिक्विड एयर मिल जाएगा। और लिक्विड एयर -200 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। अब इसको बाद हीट करो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे हीट करोगे तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस आएगा, बिकॉज इसका -196 डिग्री है वो क्या बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आएगा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का -186 डिग्री सेल्सियस है, नहीं उसका शायद आर्गन आता है, आर्गन आता है ना रे, आर्गन आते हैं, और आखिरी में ऑक्सीजन गैस आता है। यह है -186 और यह -183, ठीक है? धीरे धीरे गर्म हो रहा है, देखो -200 से बढ़ोगे बढ़ोगे तो बाद में आप पहुंचोगे ना -183 पे। और उसके बाद CO2 तो सबलाइन है, CO2 सॉलिड टू सॉरी गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, ये सबलाइन है, ड्राई आइस बन के अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? ड्राई आइस। CO2 ड्राई आइस बन जाता है ठंडा करोगे तो। पानी को जब -200 पे हवा को ले जाओगे तो ड्राई आइस बन जाएगा, सूखा बर्फ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से भी आपको एयर मिलेगा। ये एक आसान काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल ही है।
अभी जो कंपनी लगाई गई है सभी जगह वो यही वाली है। हॉस्पिटल में देखियो वैसे 2-3 टंकी लगा दिया गया, तुम देखियो क्या आजकल न्यूज में चल रहा है, ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन प्लांट। अरे हर जगह तो लग रहा है यार, एक कमरे में लग जाता है, 2-3 सिलेंडर लगाओ काम खत्म। वो यही वाला है, इसी से बना रहे हो लोग ऑक्सीजन, हवा में से ही लेते हैं और ये कराते हैं, कंप्रेस कर देते, उसमें कंप्रेसर लगा था, कंप्रेस कर देते, ठंडा करते, लिक्विड आ जाता है, फिर धीरे धीरे गर्म करके तीनों गैस बन जाता है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहला है ऑक्सीजन कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, लेकिन तुमने एक चीज दिया होगा कल, लिक्विड ऑक्सीजन का कलर था ब्लू कलर, याद आ रहा है? हाँ, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है। सोलेबल इन वाटर, पानी में घुलता है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, इसीलिए एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल होता है। गर्म पानी में नहीं घुलता है, 293 कैलोरी पे घुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन है एंड फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन, यह है -183। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट समझता है ना, सॉलिड से सॉरी लिक्विड से गैस, अभी बनाया था हम लिक्विड से गैस। अगला इसका इस आइसोटोप्स जो है वो क्या है, O16, O17 और O18 है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, 11th में पढ़े होगे। O2 हैज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, O2 के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन कैसे? 8 दूना 16, 16 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास 8 है, बट इट इज पैरामैग्नेटिक, बट इट इज पैरामैग्नेटिक। आपको अगर 11th क्लास याद है तो आपको याद दिला सकते हैं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। देखो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी अनपेयर्ड। पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा? ट्रैक करेगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। देखिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, तो वहां पर हम लोग ऐसे लिखते थे, 8 दूना 16 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, एक में 8 है तो 2 में 16 होगा, तो याद होगा आपको सिग्मा 1s, याद आ रहा है? सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर बताइए चलते हो जल्दी, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये आपका ऑर्डर था, याद होगा अगर अच्छी यादाश्त है तो। यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ भी 2 लिख देते हैं, याद है ना? सब में 2 बढ़ता है, जितना हमने तोड़ दिया है। देखो 2 4 6 8 10 12 14, अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक भरेंगे और यहाँ एक। दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आप 11th क्लास में पढ़े होगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक आ गया, देख लो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नाक फाड़ फाड़ के देख लो। क्यों एक एक भरे, इसमें 2 क्यों नहीं भर दिए? क्योंकि दोनों का एनर्जी क्या होता है? आपस में इक्वल। अब बाउ ने बोला था, बाउ प्रिंसिपल पढ़ोगे 11th में कि कम एनर्जी वाला पहले भरेंगे, बट दोनों का इक्वल है तो दोनों साथ में भरना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक देना पड़ेगा। यहाँ इक्वल का साइन लिखा देखो। अगला O2 रिएक्ट विथ ऑल मेटल्स, सबसे रिएक्ट कर जाता है, वो तेरी, एंड नॉन मेटल, देख रहे हो सबसे रिएक्ट करता है, एक्सेप्ट नोबल मेटल, कुछ नोबल मेटल को छोड़ करके। कौन नोबल मेटल? गोल्ड और प्लैटिनम। गोल्ड और प्लैटिनम से नहीं भिड़ता है, बाकी किसी से भिड़ जाता है। ठीक है, तुमने देखा भी होगा बचपन से यार, इतना कौन पढ़ाएगा फालतू। तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम को ऑक्सीजन को आगे लग जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। देखो ये मेटल हो गया। नॉन मेटल में अगर बात करो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, SO2, तो ये नॉन मेटल हो गया। अच्छा अगला पॉइंट क्या? दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, सब में हीट बाहर निकलता है, याद है? सोडियम में आग लग जाता है, पढ़े होगे। एक्सोथर्मिक, बट वी नीड सम एनर्जी टू स्टार्ट दिस रिएक्शन। ध्यान देंगे, क्या चाहिए भाई? टू ब्रेक
टू ब्रेक द ओ डबल बॉन्ड हो, देखो ये O2 डाले हो तुम, O2 में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है कि नहीं है बताइए, इसलिए एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा जब तक ये रिएक्ट तो करेगा नहीं, तो रिएक्शन करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो आपको स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी देना है, बाद में नहीं देना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छी बात है, इतना नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ जाए, अब इसका यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस आपसे छुपा तो है नहीं, यूजेस सबसे पहला आप यूज जान रहे होगे, इसके मदद से हम लोग वेल्डिंग कर पाते हैं, वेल्डिंग। तो देखो कि वेल्डिंग वाला सिलेंडर लगाता है, गैस वेल्डिंग देखे हो तो उसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन गैस वेल्डिंग, जिसमें आपको ऑक्सीजन गैस और एसिटाइलिन गैस को जलाया जाता है। एसिटाइलिन गैस जानते होगे C2H2, इसको इथाइन भी बोलते हैं, ये दोनों गैस को जलाया जाता है तो बहुत सारा हीट निकलता है, उससे वेल्डिंग होता है। दूसरा इस्तेमाल है बच्चों इसका, दूसरा इस्तेमाल है हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, पता ही होगा तुमको, ऑक्सीजन सिलेंडर्स बनाते हैं, खत्म। तीसरा कंबसन में, कोई भी चीज जलाना है तुमको पता है बिना ऑक्सीजन का नहीं चलेगा। इस प्रकार से बच्चों हमने ऑक्सीजन भी पढ़ा दिया है, हम लोग इतना ही सोच के आए थे, बट हम आज आगे बढ़ जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, सुबह का बदला शाम में निकाल दिया हमने। नोट करें ऑक्साइड्स के बारे में बच्चों, ऑक्साइड्स ध्यान देंगे इधर। तो ऑक्साइड्स आपको पता है ऑक्साइड क्या है, तो एक बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी समझता है मतलब दो लोग, टू एलिमेंट, बाइनरी कंपाउंड है ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट। किसी दूसरी एलिमेंट के साथ कंपाउंड, जैसे आप इसको ऐसे भी रख सकते हो EO और यहाँ X यहाँ Y, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 1 1 2 2 3, तो ऐसा दिखता है। अगला टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम पड़ता है। दो प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, एक होता है सिंपल ऑक्साइड, आप एनसीईआरटी पढ़ना, बहुत ही जबरदस्त दिया उन्होंने इस पॉइंट को, और दूसरा है मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड बच्चों जो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस करके बन जाए, जैसे Na2O, सोडियम ऑक्साइड, इसका वैलेंसी 2 इसका 1, Na2O काम खत्म। CaO, इसका 2 इसका 2 कट गया। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका 4 इसका 2 कटने के बाद CO2 बनेगा, ये सब सिंपल ऑक्साइड हो गया। मिक्स्ड ऑक्साइड बड़ा लोचा है, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होगा, मिलाया होगा, फार्मूले समझ में नहीं आएगा, Fe3O4। अब देखो आप कोई सोचेगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकालें, देखो लपेटे में आ जाएगा, और आप ऑक्सीडेशन नंबर यहां से निकालोगे 3x 4 2 -8 इक्वल टू 0, राइट। ऐसा करोगे यहां से इसका वैल्यू 8/3 आएगा, जो कि गलत है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है, 11th में पढ़ाया गया है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो गया भाई, गलत क्यों हो गया, ये गलत कैसे हो गया, कैसे निकलेगा, आप तो बोलते ऐसे निकलता है, अरे बकलू ये ऐसा है, एक्चुअली इसमें FeO प्लस Fe2O3 मिक्स है, और FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसका +2 इसका -2, क्लियर हुआ। और यहाँ पर देखो, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2, यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो कोई पूछे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का, तो हम क्या बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन दोनों है, कितना कितना, +2 भी है और +3 भी है, मिक्स्ड है, समझ में आया। यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम, यहाँ नहीं निकाल सकते हो। देखो हम यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं, FeO सिंपल ऑक्साइड है, Fe2O3 भी सिंपल ऑक्साइड है, मतलब दो को सिंपल ऑक्साइड को मिला दो तो मिक्स्ड ऑक्साइड बन जाएगा, समझ में आया ना, दो को सिंपल ऑक्साइड को मिला दो तो मिक्स्ड ऑक्साइड बन जाएगा। मिक्स्ड ऑक्साइड का तुम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं लगा सकते, ये बात क्लियर हो गया ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स, दो सिंपल ऑक्साइड को कंबाइन करने से बन जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल ऑक्साइड, यहां लिखना चाहिए, अब जगह नहीं वहां पे। सिंपल ऑक्साइड के टाइप, तो सिंपल ऑक्साइड के बहुत सारे टाइप हैं। पहला आता है एसिडिक ऑक्साइड, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। एसिडिक ऑक्साइड कौन होता है बताइए, मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल याद होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे SO2 CO2 NO2 डॉट डॉट डॉट, है ना, सब एसिडिक। उसके बाद आता है बेसिक ऑक्साइड, बेसिक, किसका ऑक्साइड बेसिक होते हैं बताओ, कितने बार बता दिया हमने यार, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का बताओ एग्जांपल, तब जाने, ये याद रखने वाली बात है। यह मेटल वाइड का होता है, ये किसके ऑक्साइड होते हैं, मेटल वाइड के। देखिए एक दो हम आपको बता दे रहे हैं, Al2O3 ये एक्सेप्शन भी है, ये मेटल है फिर भी एम्फोटेरिक है। उसके बाद ZNO
उसके बाद आपको हम कल भी बता रहे थे M40 बताओ ग्रुप नंबर 14-15 में होता था। 15 में कौन होता था? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, आर्सेनिक ऑक्साइड नहीं, हाँ एसबी ऑक्साइड, तो आपने देखा है ये सब। अब बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, ये भी तुम जानते हो ग्रुप 15 में ही पढ़े थे, बता दो जल्दी से झट से। न्यूट्रल ऑक्साइड NO याद आया, N2O और CO भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ है, ठीक है। NO यहाँ है, NO2 यहाँ है, अंतर समझना। SO2 है नहीं, SO2 इसी में, SO3 भी इसी में। बस इतने प्रकार के ऑक्साइड होते हैं बच्चों। अच्छा, एक और बात है, तुम जानते होगे ये सब बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि एसिडिक ऑक्साइड पर अगर तुम पानी डालोगे तो एसिड बन जाएगा। समझ में आ रहा? एसिडिक ऑक्साइड पर अगर आप पानी डाल दोगे तो एसिड बना देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? जल्दी बताओ, क्या बना देगा? H2SO3। बेसिक ऑक्साइड पर अगर पानी डालोगे तो वो बेस बना देगा। बेसिक ऑक्साइड पर अगर पानी डालोगे तो वो बेस बना देगा। बट वो पानी में घुलने वाला होना चाहिए, सब लोग घुलते नहीं इसमें, बहुत लोचा है, तो वह NaOH बेस बना दिया। अब M40 पे पानी डालेंगे तो एसिड बेस दोनों नहीं बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा। M40 एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, सबको पता है ना। अब इसमें एक नोट है बच्चों, नोट क्या हम आपको बताते हैं। नोट आपने यहाँ पर आके मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बट हम आपको कुछ मेटल ऑक्साइड बताते हैं जो कि एसिडिक कैरेक्टर के हैं। देखो, सम मेटल ऑक्साइड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पॉइंट मेन है कि अगर उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव्स एज, ये पढ़ने वाली चीज है। देखो, तो आपसे कोई यहां पूछेगा Mn2O7 मैग्नेट, तुम इसको जानते हो Mn2O7, इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है। फिर CrO3 क्रोमियम का 6 है। उसके बाद आ जाओ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 5 है। समझना मेरी बात को दिल से, थोड़ा मेरी बात को दिल से समझना। देखो, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है 7 वाले का। देखो 7 वाले का 7 है, अभी हम लोग पढ़ने वाले डी ब्लॉक में, तो ये 7 दिखा रहा है। क्रोमियम वाले का 6 है, देखो 6 दिखा रहा है। वेनेडियम वाले का 5 है, देखो 5 दिखा रहा है, याद हो गया। तो ये लोग अपना जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर दिखा रहे हैं ना, 7 से ज्यादा तो होता नहीं किसी का, 8 से ज्यादा, तो 7 तो मैक्सिमम होगा। तुमको पता है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर 8 से ज्यादा नहीं होता, तो 7 तो सेकंड हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। तो ये लोग जब अपने औकात में आते हैं मैक्सिमम, तो ये लोग एसिडिक हो जाते हैं, याद रखना, डी ब्लॉक वाले ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि तुम ये रट के जाओगे मेटल ऑक्साइड बेसिक और यहाँ लपेट के सामने वाला चल देगा तुमको, तुम टुनटुनी बजाते रह जाओगे। नहीं, तो बोलोगे नहीं तो गलत हो गया, कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है। नोट कर लिया आपने? चलिए बच्चों, तो बस आज तक तो M40 ऑक्साइड हम लोग पढ़े थे कल, कि वैसा ऑक्साइड जो डुअल बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड M40 बनता है। सम मेटालिक ऑक्साइड्स react with both acids as well as base, called, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। कुछ मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं एसिड से भी और बेस से भी, उसको हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम आपको बताएंगे कल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको आप अगर एसिड से रिएक्ट करा दो तो कट जाएगा, बेस से भी कट जाएगा। HCl एसिड है, अगर आप Na को HCl से रिएक्ट करोगे तो ये बना लेगा, ध्यान दो, एक्चुअली बनाता है AlCl3, ध्यान देना, और उसके साथ होता है 6H2O, ऐसा रहता है। बट इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिखा जाएगा तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान देना, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं Al और H2O 6 बार, और Al पर +3 चार्ज, समझ में आ रहा है? Al पे +3 चार्ज और 3Cl माइनस। बोलो किसको किसको समझ गया? आराम से समझा होगा। देखो, Al पर +3 चार्ज होता है, 3Cl पर -1 है, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिला के, अब ये 6H2O इसके साथ ही बुंदा रहता है, बताया था ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। और इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लिगेंड क्या करता है? मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, और पानी में जाके अपने आयंस में टूट गया है, आयनिक कंपाउंड है ये, पानी में जाके अपने आयंस में टूट गया बच्चों। अब ध्यान से याद रख सकते हो, ये पानी में गया है, पानी मतलब एक्वस, प्लस 3Cl माइनस एक्वस कर रहा है, तो उस समय ये बेसिक नेचर शो कर रहा है, बेसिक नेचर।
ठीक है, जब ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बेस की तरफ बिहेव कर रहा है। अब ये बेस से भी रिएक्ट कर जाता है, NaOH, NaOH बेस है, सबको पता है, तो ये बेस से भी रिएक्ट कर जाता है और बना लेगा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, Na3AlOH6, ये बना लिया इसने बेस से भी रिएक्ट करके। ओके, तो अब ध्यान दो, यहाँ पर वाटर भी लगेगा, 6H2O भी तो लगेगा, है कि नहीं लगेगा, और यहाँ भी वाटर लगेगा। तो आपका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये एसिडिक नेचर दिखा रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, ये सब सॉल्ट होते हैं ऐसे ब्रैकेट वाले। तो आप देखो यहाँ पर एसिड बेस सॉल्ट बन रहा है, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग को पढ़ना है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। एम्फोटिक नेचर मतलब समझ में आ गया ना, जो एसिड की तरफ भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरफ भी, देखो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। ओके, अब अगला हम लोग को पढ़ना है ओजोन। तो सबसे पहला बात क्या है, ओजोन कैसे बनता है, तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन देख लेते हैं। पहला नेचुरल मेथड है, नेचुरल में प्रकृति में कैसे बनता है, तो आपको याद होगा, आप 10th में पढ़े होगे, जो O2 लाइट होता है उस पर जब अल्ट्रा वायलेट लाइट गिरता है, जो अर्थ के ऊपर में ऑक्सीजन गैस है, उस पर जब यूवी रेस फॉल होता है, कि अब एटम ब्रेक हो जाता है और ये एटम बन जाता है, और एटम हाईली अनस्टेबल है, ये एटम तुरंत दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये O3 का निर्माण करता है, ओजोन, याद रखो। दूसरा तरीका है बनाने का, बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करो, मतलब ऑक्सीजन गैस ले लो और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करो, तो ये O3 बन जाएगा, ओजोन। बट ये पूरा ओजोन नहीं बनता है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। पूरा ओजोन नहीं बनता है, कुछ बनता है, 10%, बस 10% रहता है, 10% ओजोन मिलता है, बाकी का 90% इसमें ऑक्सीजन रहता है, इसको हम लोग ओजोनाइड ऑक्सीजन बोलते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन। ठीक है, और ये रिएक्शन बच्चों इंडोथर्मिक है, डेल्टा H इक्वल टू प्लस 142 किलो जूल पर मोल। प्लस में है मतलब क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, तो दिस रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक मतलब एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा, तो हमने किया ना एनर्जी इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, राइट। तो हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में बनाया, ठीक है। तो ओजोनाइड ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त होता है, क्या होता है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि द when oxygen gas is passed through electric discharge, जब ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास होगा, उसके बाद देन वी गेट मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड ओजोन, which is called ozonized ऑक्सीजन। इसको हम लोग ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओके, और एक नाम आप सुन लीजिए, ऊपर का तो आपने नोट कर लिया होगा, ऊपर का नोट आपने कर लिया होगा। अब एक और नाम सुन लीजिए, ओजोनाइजर। ओजोनाइजर, ये ओजोनाइजर क्या होता है, ओजोनाइजर सुन लेते हैं। ओजोनाइजर जैसे एक इसे होता क्या है, देखो इसमें एक ऐसा ट्यूब रहता है, वो पूरी कहानी समझाते हैं, ऐसा कुछ, यहां से हम प्योर
एंड ड्राई O2 देना है ऑक्सीजन, और यहाँ पर दो प्लेट लगा के रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, प्लस प्लस चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच क्या क्रिएट होता है, चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। यहाँ पर भी ऐसे लगा के रखेंगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ से आप दे दो प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ओजोन नहीं मिलेगा। अब अलग कैसे करेंगे भाई, ओजोन और ऑक्सीजन गैस मिक्स होकर मिल रहा है हमको तो अलग अलग चाहिए, तो भी हम आपको बताते हैं, टेंशन मत लो। इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। आप पढ़े होगे 11th क्लास में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, पढ़े हो ना। वो क्या करते हैं, कांच का ट्यूब लेते थे, दो प्लेट लगा देते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो आप गैसेस करते थे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, याद आया ना। वही चीज़ हमको करना है। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन गैस करना है, तो ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करोगे तो वो थोड़ा सा ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। तो ये जो डिवाइस हमने यूज किया जिसमें हम ऑक्सीजन गैस डाल रहे हैं और ओजोन मिल रहा है, इसको हम ओजोनाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोनाइजर। द डिवाइस विच इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनाइजर, ठीक है। उसको हम लोग ओजोनाइजर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। चालू है, हाँ यस बताना चाहिए ना। देखिए अब हमने आपको बोला कि हम जो मिल रहा है इसमें तो O3 प्लस O2 मिल रहा है, दोनों साथ में मिल रहा है, बट हमको तो सिर्फ ओजोन चाहिए बिकॉज हम तो प्रिपरेशन ऑफ ओजोन पढ़ रहे हैं ना। तो अब सवाल है इसको अलग कैसे करोगे। बहुत सिंपल टेक्निक है इसके पीछे, बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि अगर दो लोगों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो तो अलग अलग गैस बनते हैं सब, हाँ बनते हैं ना। बट ये लोग तो पहले से गैस है, इनको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो लिक्विड हो गए ना, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई गैस को जब आप ठंडा करते हो, बताइए गैस को जब आप कूल करते हो तो क्या बन जाता है, लिक्विड, सबको पता है। और इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। क्या नाम है इस प्रोसेस का, कंडेंसेशन। तो अब गैस को लिक्विड बनाना है ठंडा करके करके, ध्यान देंगे। तो भाई कूलिंग या कंडेंसेशन ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन we can separate O3 from O2। कोई बोला कैसे भाई, तो बहुत सिंपल हम आपको बता देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ O3 जो है, O3 का बॉइलिंग पॉइंट बच्चों -112.4 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन कल ही हम बताए थे आपको, यह है -183 डिग्री सेल्सियस, याद होगा। अब आप एक बात बताओ, आपको बॉइलिंग पॉइंट तो क्लियर है ना, नहीं क्लियर है तो हम आपको बता दे रहे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट है। अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हुआ, सोच के बताओ, पानी है बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो किस स्टेट में होगा, गैस। अगर किसी का भी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, उसका टेम्परेचर 100 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड होगा ना। बस ये बात तुमको आता है क्या, और ये आता है तो पूरा समझ में आएगा। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ठंडा कर रहे हैं तो ठंडा करते जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4, जैसे ही -112 आएगा तो ये तो लिक्विड बन जाएगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये गैस रहेगा अभी, हाँ क्योंकि इसका टेम्परेचर अभी भी बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेम्परेचर ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट से, है कि नहीं ज्यादा। मान लो हम माइनस, अच्छा इन दोनों में कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है कि नहीं ज्यादा। तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो किस स्टेट में रहेगा, गैस। तो जब हम कूल करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले O3 गेट कंडेंस्ड इन लिक्विड, ठीक है, कंडेंस हो जाएगा लिक्विड में, कैन बी सेपरेटेड। तो अब उसको हम लोग अगर अलग कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में कैसे अलग करोगे, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, वाई ओजोन इज
थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। क्यों ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है? क्यों नहीं है? ये सवाल होगा, बंद था जब से। लाइट गई थी। तो O3 इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको इन सब का जवाब, हम आपको बार बोलते हैं केमिस्ट्री में कोई भी आपसे पूछ ले कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो कौन डिसाइड करता है? देखते हैं किसकी याददाश्त अच्छी है। केमिस्ट्री में कोई भी काम कौन डिसीजन लेता है ये होगा कि नहीं होगा? जल्दी बता दो। डू यू एनीवन हैव द नॉलेज? वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया? नाम पता? किसको पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया है? पिछले चैप्टर में, हर चैप्टर में इसका नाम केमिस्ट्री में आता है, हर चैप्टर में, लेकिन किसी ने नहीं बोला। हर चैप्टर में इसका नाम आता है केमिस्ट्री के, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी का फॉर्मूला आपको शायद याद नहीं होगा, ये नाम ही याद नहीं, फॉर्मूला क्या याद होगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा जी का फॉर्मूला है, यहीं से सब डिसीजन लिया जाता है, कौन सा काम होगा कौन नहीं होगा। बार बार बताया जाता है कि डेल्टा जी अगर निगेटिव रहेगा तो वो काम होगा, पॉजिटिव रहेगा तो नहीं होगा। तो आप देखो ये इंथैल्पी है, डेल्टा एच क्या है? इंथैल्पी। अब एक बात समझो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जब O2 से ओजोन बन रहा है तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक था, याद है? तो अगर हम O3 से तोड़ेंगे ओजोन को तो कैसा प्रोसेस होगा? 100। भाई कोई भी प्रोसेस का इधर से एंडो होता है तो उल्टा क्या होता है? 100 होता है। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो O3 जब ब्रेक होगा, O3 जब ब्रेक होगा, आप इसको नोट कर ले जल्दी से, हम मिटा देंगे नहीं तो। हो गया? दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ये ध्यान रखो। अब बताइए आपको याद होना चाहिए एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव की निगेटिव, सोचिए। एंडोथर्मिक में क्या होता है? प्लस पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में निगेटिव। अच्छा अब डेल्टा एस की बात करें तो टेम्परेचर को तो छोड़ दो, कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव ही रहता है। डेल्टा एस इंट्रोपी है, तो डेल्टा एस इंट्रोपी होता है। इंट्रोपी, इंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस, इंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस। इंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस। तो आप O3 से O2 को देखोगे तो O2 ज्यादा डिसऑर्डर है, O3 से O2 ज्यादा डिसऑर्डर है, तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होता है। जब हम लोग यहां कन्वर्ट करेंगे, यानी डेल्टा एस क्या होगा इस केस में? इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। बीच में बंद कर दिया था, चलो कब तू टिप देता है को बताया कर, वीडियो खराब हो जाता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला से सारा डिसीजन होता है केमिस्ट्री में। आपको डेल्टा एच के बारे में पता होना और डेल्टा एस के बारे में। डेल्टा एच इंथैल्पी है, इंडो है कि एक्सो है, उसके हिसाब से पता चल जाता है। तो ये एक्सो है तो निगेटिव हो गया। और डेल्टा एस बच्चों डिसऑर्डरनेस, अगर कोई चीज ज्यादा डिसऑर्डर हुआ, डिसऑर्डर मतलब अब जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें गैस ज्यादा डिसऑर्डर है तो इससे ज्यादा डिसऑर्डर ही है, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। पहले तो नहीं करना पड़ता था, टुक टुक हर 5 मिनट। तो डिसऑर्डरनेस यहाँ बढ़ रहा है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। अब आप खुद सोचो इस फॉर्मूले में ये निगेटिव आ गया, यहाँ पहले से माइनस साइन और ये पॉजिटिव है, तो मान लो अगर ये निगेटिव होता तो माइनस माइनस इसको प्लस बनाता, बट ये तो प्लस है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो पक्का माइनस में आंसर आएगा। पक्का माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? देख लो आप, कोई माइनस में नंबर, फिर ये भी माइनस में और ज्यादा वैल्यू। क्लियर हो रहा है? मैथ्स तो आता है इतना ना, ये भी नहीं आता है। ये निगेटिव हो गया और ये प्लस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस से रहेगा, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दो निगेटिव नंबर को मिलाओगे तो डेल्टा जी क्या आएगा? देन डेल्टा जी विल बी ऑलवेज, डेल्टा जी विल बी निगेटिव। डेल्टा जी निगेटिव होगा, कोई भी काम अगर निगेटिव हो तो अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। देन द प्रोसेस, सो दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। Hence O3 get converted into O2, O3 O2 में कन्वर्ट होता रहेगा, याद रखना, क्योंकि इसका डेल्टा जी निगेटिव है। बस इतनी सी बात याद रखो। तो पूरा बात का कहानी का सार यही है, इसका डेल्टा जी निगेटिव है इस काम का, इसलिए हो रहा है। पॉजिटिव होता तो नहीं होता। अब इसको निगेटिव बताने के लिए हम आपको पूरी कहानी समझाएं कि कैसे निगेटिव आ गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन की। ओजोन की प्रॉपर्टी, सबसे पहला
कि ओजोन हल्का पीला कलर का गैस है, देखो कलरलेस नहीं है, ऑक्सीजन कलरलेस था, ये हल्का पीला कलर का गैस है। प्योर ओजोन इज पेल ब्लू, पेल ब्लू गैस। जब गैस में है तो पेल ब्लू है, लिक्विड में जाएगा तो ब्लू हो जाएगा, और उसके बाद वॉयलेट ब्लैक हो जाएगा सॉलिड में। सॉलिड में वॉयलेट ब्लैक हो जाएगा, ये इसका कलर हो गया। दूसरा, मछली जैसा बास इसी में आता है, याद रखना, बोल रहे थे ना मछली वाला कोई है। ओजोन है फिशी स्मेल, फिशी स्मेल, ठीक है, याद रखना। उसके तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि ओजोन इज एलोट्रॉप, एलोट्रॉप याद है ना, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, आपको पढ़ाया गया ये। ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप हैं, कौन कौन दो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं, O2 और O3। तो O3, हाँ O3 इस एलोट्रॉप में आता है। ये हो गया एजोन के एलोट्रॉप्स। उसके बाद अगर बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इट इज डायामैग्नेटिक कंपाउंड। डायामैग्नेटिक याद है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक। तुमने ध्यान दिया होगा O2 पैरामैग्नेटिक था, याद है, दिखा भी थे कॉन्फ़िगरेशन लिख के, तो उसके में अनपेयर्ड दिख रहा होगा। इसमें डायामैग्नेटिक यानी सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसको मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, रिपेल करेगी, भाग तुम्हारी इधर से, पेयर वाला नहीं चाहिए। ठीक है, ओजोन कहाँ प्रेजेंट है, तो 20 किलोमीटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, 20 किलोमीटर अर्थ से ऊपर, ठीक है। इतनी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अगला, ये टॉक्सिक गैस है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक, और आप स्मेल किए तो पक्का मौत हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, सांस की कमी हो सकती है, चक्कर आएगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, बहुत जहरीला बताया ना हमने। ये ब्लू कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये याद रखना, बिकॉज इट एब्जॉर्ब रेड कलर लाइट। तो आपको एक कहानी आप बचपन में सुनोगे कि लाल शर्ट लाल क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाल को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, बाकी को कर रहा है। उसी तरह ये ब्लू दिख रहा, तो ब्लू को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा, बाकी रंग को कर रहा होगा, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, लाल वाल कलर को एब्जॉर्ब कर रहा, ब्लू को वापस कर रहा, इसलिए ब्लू दिख रहा। ये कहानी बताई उन्होंने, ठीक है, आप भी याद रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक आता है ओजोन के बारे में, कि ओजोन को नुकसान कैसे हो रहा है। नहीं, ओजोन की क्षति हो रही है, तुमको पता है, जेट प्लेन से निकलने वाले धुएं से हो रहा है, याद है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिटा दें हम। अगला है थ्रेट्स टू ओजोन लेयर। थ्रेट समझता है, थ्रेट यानी थ्रेट्स टू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को नुकसान किस किस चीज से हो रहा है, तो सबसे पहला नुकसान होता है एनओ से, एनओ नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है कहां से प्रोड्यूस हो रहा, प्रोड्यूसेस फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ किसके, जेट प्लेन्स, याद है ना। जेट प्लेन के एग्जॉस्ट से ये बाहर निकलती है, ठीक है। और ये क्या करता है, NO जाके ऑक्सीजन O3 से रिएक्ट कर जाता है और उसको तोड़ देगा, खुद बन जाएगा NO2 प्लस O2। तो पहला यहाँ नुकसान है, तुमको याद है, हमने पढ़ाया होगा एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में, पढ़ाया था ना, इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ाया हमने। दूसरा है बाई यूज ऑफ फ्रियॉन। फ्रियॉन मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको तुम बोलते हो, केमिस्ट्री उसको फ्रियॉन भी बोलती है। CFC जानते हो ना, CFC जानते कि नहीं जानते, प्रेजेंटिंग एरोसोल स्प्रे। ये जो हम लोग स्प्रे यूज करते हैं, स्प्रे का पेंट वेंट मारने के लिए, वो स्प्रे में रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, यूज होता था, होता तो है नहीं। तो ये दो लोग ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सबको पता है, इतनी बात नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओजोन क्या करती है, आपको बचा कर रखती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाएगा तो क्या होगा, सब लोग जानते हैं, स्किन कैंसर, आई डिजीज वगैरह वगैरह। इतनी कहानी बताने की जरूरत हमको नहीं लगता है, आपको आता है।
चलिए अगला प्रॉपर्टी आपको करना है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि ओजोन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो ध्यान देगा जाए, बिकॉज इट प्रोड्यूस, बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए क्या प्रोड्यूस करना जरूरी है, किसी को याद है? जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या प्रोड्यूस करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। याद करो HNO3 में पढ़ाया हमने। तो भी एक बच्चा हाइड्रोजन बोल रहा है, देख रहे हो ऐसे खसका हुआ है। O3 है, ये टूटेगा तो O2 प्लस O बनाएगा, और ये O नेसेंट ऑक्सीजन है, और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है? ये जाके ये ऑक्सीजन दूसरे को मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद तो रिड्यूस हुआ है, देख लो वो बात ठीक है। ठीक है, जो भी नंबर प्रॉपर्टी चल रही है, पांचवी छठी जो भी है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है। एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान देंगे, एक और प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सुने हो ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट ऑफ ओजोन इज हाई आफ्टर फ्लोरीन। तुमको याद होगा सबसे मैक्सिमम ई नॉट किसका है? फ्लोरीन का। उसके बाद ओजोन का नंबर आता है, याद रखना, ओजोन का उसका नंबर आता है O3 है, ये एसिडिक मीडियम में टूट जाता है। ओजोन एसिडिक मीडियम में टूट जाता है O2 में, ठीक है? ओजोन एसिडिक मीडियम में ब्रेक हो जाता है इनटू ऑक्सीजन, और यहां पर इसका ई नॉट 2.07 है। ई नॉट कितना है? 2.07। फ्लोरीन का आप देख के बताइए बुक में कितना था, उसका भी कुछ ऐसा ही कुछ था, प्लस में देखेंगे। फ्लोरीन का ई नॉट कितना था बच्चों, आप कॉपी में देख के बताइए। ओके, तो सबसे आगे फ्लोरीन है, उसके बाद ओजोन का ही नंबर आ जाएगा। आप बुक में देखिए ओजोन दिया है क्या आपके? बुक में देखिए बच्चों ओजोन दिया है कि नहीं दिया है? ओजोन दिया है? तो आपको जैसा ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 में सिखाया गया, दो रिएक्शन जोड़ दो, यहाँ पर भी वैसे ही करना है। एक रिएक्शन है कि जब ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, जब ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा तो O3 ऐसा कन्वर्ट होता है, O3 कन्वर्ट होगा किसमें? O2 प्लस O में। ये आपको एक रिएक्शन हमेशा रखना है। उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका आपको याद होना चाहिए किसमें ऑक्सीडाइज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि ये ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइजेज PbS। PbS का नाम क्या होता है? लीड सल्फेट, लीड सल्फाइड। लीड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है PbSO4 में, सल्फेट में। लीड सल्फाइड को कन्वर्ट करता है लीड सल्फेट में। तो क्या करना है इसके लिए? बहुत आसान है, PbS है, इससे बना लेना है PbSO4। अब आपको क्या करना है? इसको बैलेंस करना है, पहले इसको बैलेंस करना होगा, उसके बाद आप दूसरे को बैलेंस करेंगे। प्लस यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, याद है? पहले ये रिएक्शन लिख दो, सॉरी, ये वाला O3 क्या बन जाता है? O2 प्लस O, और दूसरा रिएक्शन ये वाला PbS, उसको O दे देना है, याद है सब कहानी? तो क्या बन जाता है? PbSO4। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 है, तो यहाँ कितने बार लगना चाहिए ऑक्सीजन? 4 बार। बाकी सब बराबर है, देख लो पहले से, वाटर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइड्रोजन है ही नहीं तो कैसे जोड़ोगे। अब ये 4 बार है तो इसको भी 4 बार लगेगा, तो इंटू क्या करोगे? 4, तो ये सब 4 से इंटू हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, कट जाएगा, तो आपका फाइनल रिएक्शन आ जाएगा PbS प्लस 4O3 गिव्स PbSO4 प्लस 4O2। आई होप आपको आ गया होगा। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान सा है, ठीक है? आयोडाइड को आयोडीन में ये ऑक्सीडाइज करता है। आयोडाइड, आयोडाइड I माइनस को बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, जैसे पोटेशियम आयोडाइड Ki। आयोडाइड लिखा है मतलब आयन है, जैसे Ki पोटेशियम आयोडाइड, तो सिर्फ आयोडाइड लिखा है इसका मतलब I माइनस, K प्लस I माइनस। आयोडाइड आयन को काय में करेगा बताओ? तुम जानते हो आयोडीन, हमने बहुत बार पढ़ा है, I2 में, राइट।
इसको हम कन्वर्ट करेंगे। देखो O3 से बनेगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, I माइनस को ऑक्सीजन देंगे, तो क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। अब बैलेंस करना है, देखो यहाँ I2 है, यहाँ एक की Y है, तो क्या लगा दो, 2। इधर ऑक्सीजन डाले हो, इधर तो कुछ ऑक्सीजन वाला बन ही नहीं रहा। ऑक्सीजन बराबर करने के लिए क्या डाला जाता है, वाटर। वाटर है ना, और वाटर को बैलेंस करने के लिए क्या डालोगे तुम, तो एक ऑक्सीजन खर्च हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या डालोगे, इधर 2H प्लस। क्या आपको ये सब आता है, आना चाहिए, नहीं आता है तो आपकी बेसिक कमजोर है। 2I बराबर एक O था, तो इधर O खर्च करने के लिए हमने 2 डाला, H2O के लिए यहाँ H प्लस डाले, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो एक O लग रहा है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब आप ऐड करके आराम से लिख सकते हो 2H प्लस प्लस 2I माइनस प्लस O3 गिव्स O2 प्लस I2 प्लस H2O। ये हो गया आपका रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कि नहीं आ रहा है, बताएंगे बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको घर जाके आपको ये होमवर्क में करना है, हम जो जो ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं आप इसको बैलेंस करिए, रिएक्शन लिखिए, और बैलेंस रिएक्शन आपको खुद जांच में आना चाहिए, ये नहीं कि सर आंसर बताओ। भाई मिला लो, जोड़ के देख लो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, समझ में आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग O3 आपको करना है। किसका किसका ऑक्सीडेशन करना है आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला मेटल सल्फाइड का, मेटल सल्फाइड ध्यान देंगे। मेटल सल्फाइड मतलब PbS CuS, उसके बाद ZnS CdS, तो ये सब सल्फाइड है, इन सबको बदल देना है सल्फेट में। मेटल सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फाइड को सल्फेट में बना देना है। तो Pb का क्या बन जाएगा, PbSO4। ये देखो हमने करके दिखाया है, Pb वाला ये लिखा दिख रहा है, ये रिएक्शन दिख रहा है क्या, वैसे आप सबका करके लाना। Cu का बनेगा CuSO4, Zn का बनेगा ZnSO4, Cd का बनेगा CdSO4। बोलो आ गया झटके में कि नहीं आ गया, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। उसके बाद उसका दूसरा हाइड्रोजन 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 हाइलाइट, हाइड्रोजन हाइलाइट टू हाइलोजन। देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरे ग्रुप का नाम लिख रहे हैं। देखो हाइड्रोजन हाइलाइट मतलब HX, HX X2 में कन्वर्ट होता है। देखो इसका एग्जांपल ये है, HX कहाँ गया, HX ये HX, I माइनस लिखा हमने, बोला इसमें H प्लस जोड़ो, HI हो जाएगा। इसमें H प्लस जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, HI। HI से क्या बना है देखो तो I2। तो इसमें आप लिख सकते हो आराम से कि HCl HBr HI, इन सबको HCl को Cl2 में बना सकते हैं हम लोग, HBr को Br2 में बना सकते हैं, HI को क्या बना सकते हैं, I2 में बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाए तो एक एक करके सब छोड़ देना, बाकी एक एक करेंगे इतना तो टाइम लग जाएगा। उसके बाद बच्चों ध्यान देंगे, हम आपको पूरा समराइज कर देंगे, ऐसे लिख देंगे हम, आपको दिमाग में रहेगा। तो आपने क्या देखा, ओजोन क्या कर सकता है, पूरे सल्फाइड को बना सकता है सल्फेट में, हाइलाइट को बना सकता है हेलोजन में, और देखेंगे सी। इसके बाद वो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कंपाउंड, ध्यान देंगे इधर। जैसे आपने ले लिया NaNO2, NaNO2 का नाम है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। देखो सब में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, आ गया। यहाँ पर NO2 था तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, ये NO3, यानी नाइट्राइट को ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, नाइट्रेट में। नाइट्राइट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रेट में। उसी तरह सल्फाइड को, ये था नहीं था, उसी तरह सल्फाइड जैसे NaSO3, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड को कन्वर्ट करेगा सल्फेट में, सोडियम सल्फेट, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, समझ गया होगा। अगला ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, इधर ध्यान देंगे, ये भी कल पढ़ाए हो, ये भी कल पढ़ाए हमने, याद करो। सल्फर को ये बना देता था सल्फ्यूरिक एसिड, याद आया। फास्फोरस को बना देता था फास्फोरिक एसिड, याद आ रहा है तो हाँ ना बोलो। आर्सेनिक को बना दिया था आर्सेनिक एसिड, ये बना दिया था सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब ऑक्सीडेशन है, देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसको क्या बना दिया था, इसका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड, और इसका नाम क्या है, आर्सेनिक एसिड। तो आप बैलेंस करके लिख लोगे ना पक्का, दो रिएक्शन को जोड़ करके पक्का लिख लेंगे। एक बार आपको कल लिख के लाना है। अच्छा आयोडीन अगर तुमने लिया तो उसको बना देगा ये HiO3, आयोडिक एसिड।
सब वाले मिला है, कोई ऐसा नहीं जिसमें नहीं मिला है, सब यही होता है, किसी से भी ऑक्सीडेशन करो इसी में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। तो सबसे ज्यादा नाम इनऑर्गेनिक में का, अगर तुमको समझना ही पड़ेगा, मैग्नेट और पर मैग्नेट। कल भी शायद बताए थे, कल भी बताए थे ना कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट बताए थे, मैग्नेट ही बताए थे। एक था ग्रीन कलर का और एक था पर्पल का। तो बताओ मैग्नेट और पर मैग्नेट में क्या फर्क है? तो पोटेशियम मैग्नेट लिखेंगे तो K2MnO4 फॉर्मूला होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है मैग्नीज का। ये मैग्नेट है, यह है पोटेशियम मैग्नेट। अगर आप इसको बदलोगे तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। तो अब बताओ मैग्नीज का बढ़ के कहाँ जाता है? 7 तक। 7 से ज्यादा जाता नहीं, कल हम पीरियोडिक टेबल में सिखाए थे तुमको। ये 7 बन जाएगा, तो 7 बनेगा तो क्या बन जाएगा? ये KMnO4, के को कम कर लेगा तो एकदम सेम दिखता है। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में देखेंगे तो बोलेंगे दोनों तो सेम, अरे पागल कहीं, यहाँ K2 है वहाँ K है। तो इसका नाम होगा पोटेशियम पर मैग्नेट। अब देख लो कितना छोटा सा फर्क है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 7 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब आपको इसको करना है बैलेंस, अब आपको इसको करना है बैलेंस करना है बच्चों। तो बैलेंस करते हैं हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन करा के आपको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने का एक तरीका होता है, तो इसको बैलेंस करना है तो आराम से आप कर सकते हो। हम पूरा रिएक्शन लिख दे रहे हैं, O3 से रिएक्ट कराओगे प्लस H2O, ये बनाएगा K2MnO4 दो बार, प्लस 2KOH प्लस O2। आप रिएक्शन लिख लोगे इसको तोड़ के दो टुकड़े में, नहीं लिख लोगे? और एक यहाँ से यहाँ लिखना, फिर बैलेंस करना, फिर एक यहाँ से यहाँ लिखना, ऐड कर देना। अब KOH कहाँ से आ गया? तो ये बेसिक मीडियम में होगा। उसके बाद देखो इसीलिए एनसीईआरटी वाला क्या करता है, इसका लोचा ही हटा देता है, के हटा के सीधे क्या लिख देता है? MnO4। याद है? अब एनसीईआरटी में जाके देखना, ऐसा रिएक्शन ऐसे लिखे होंगे MnO4 -2 से बना देता है MnO4 -1, खत्म, वो के खत्म कर दिया, के की जरूरत ही नहीं है। अगला ध्यान देंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम टेट्रा टेट्राफेरोसाइनेट, पोटेशियम टेट्रा साइनेटोफेरेट। तो इसको समझो ये नाम, ये क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ K4FeCN6, इसी का नाम हम लोग लिख रहे हैं। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा पोटेशियम, यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम, और ये कितने बार CN है? 6 बार, तो हेक्सासाइनो। और उसके बाद आयरन, आयरन को फेरेट लिखते हैं। फेरेट क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है। देखो K पर प्लस होता है, इस पूरे पे माइनस, और माइनस वाले नाम में कुछ ना कुछ तो लगता है, 8 लगता है ना, सल्फेट कार्बोनेट, इसमें भी 8 लगेगा। प्लस का चार्ज रहता है इस कॉम्प्लेक्स पे तो नहीं लगता है। फिर 8 के बाद नंबर लिखते हैं, तो 6 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा? 2। समझ में आ रहा है? इस पे -1 चार्ज होता है, इस पे +1, तो नहीं तो आप x मान लो यार, इसको मानोगे +4 आएगा। पोटेशियम का 1 होता है तो +4 आएगा क्या यहाँ पे? और हमको किसका फाइंड करना है? आयरन का, तो क्या मानेंगे इसको? x। CN पे कितना चार्ज होता है तुम जानते होगे, KCN एक कंपाउंड है, तो K+1 तो CN कितना? -1, ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप देख लो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, -2 उधर जाकर +2, देखो वहाँ लिख दिया हमने। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है, तो 2 से वो कहाँ जाएगा? 3 में जाएगा। कोई भी चीज का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो बहुत आसान है, K4FeCN6, ये कन्वर्ट हो जाएगा K3FeCN6। इसमें +2 चार्ज है, इसमें +3 आएगा, नाम में बस यहाँ परिवर्तन होगा, 2 की जगह 3। बाकी आप बैलेंस कर लेना बच्चों, बाकी आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना। K को बैलेंस करने के लिए हम KOH लगा देंगे इधर, बहुत आसान है। और यहाँ पर O3 डाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कन्वर्ट हो रहा है खुद का में O2 में। देख लो दोनों रिएक्शन एक जैसे आया क्या समझ में? बताओ
आना बोलेंगे। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक। फेरस सल्फेट फेरिक में बनेगा, देख लो FeSO4 ये बन जाएगा Fe। देखो फेरस में आयरन का वैलेंसी 2, इसकी भी 2 2 2 कट गया। फेरिक में देखो आयरन की 3 और SO4 की कितनी होगी 2, क्रॉस मारोगे तो यहाँ 2 लगेगा और यहाँ पर 3 लग जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है तो आप करते रहो बैठ के बैलेंस। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग होता है, क्या होता है एसिडिक मीडियम, तो प्लस में H2SO4 भी लगेगा। बैलेंस कर लेंगे एसिडिक मीडियम में, अब तो आराम से बैलेंस हो जाएगा यार। अब नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दे दो, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन दे दो। बताओ कैसे बैलेंस होगा? यहाँ 2 बार आयरन है, यहाँ क्या लगा दो 2, तो SO4 2 बार और 1 बार 3 बार हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? वाटर लगाते हैं, वाटर 2H2O। इधर O कितने बार हो गया? 2 बार। यहाँ भी कितने बार O चाहिए? 2 बार। चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार देख लो सब ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन 4 हो गया, ओह सॉरी एक ही लगाएंगे फिर ये ठीक है। अब एक रिएक्शन ये वाला लिखते हैं ना, O3 क्या में कन्वर्ट हो रहा है? O2 प्लस O, यही करते हैं ना बार बार। ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, एसिडिक है कि बेसिक। बस ये कट गया, सेम है तो ऐड कर दो, कर लोगे। तुमको यही काम करना है सारे रिएक्शन के लिए, नहीं तो या तो ऐसे याद करना पड़ जाएगा तुमको, ये भारी हो जाएगा। चलिए तो बहुत सारा हमने ऑक्सीडेशन आपको पढ़ा दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नोट कर लिए क्या? ओजोन, तो आप 11th में पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओ का इधर डबल बॉन्ड बना दो, इधर सिंगल बॉन्ड, उसी दिन सिखाए थे फिर नहीं सिखाएंगे। सिंगल बॉन्ड ओ पर कितना इलेक्ट्रॉन लगता है? 6 गो, और डबल बॉन्ड वाले पे कितना लगता है? 4 गो। यहाँ पर कितना लगेगा देखते हैं, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ खर्च हो गया है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 गो, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 गो। क्लियर हो गया? 6 होना चाहिए। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यही देके बॉन्ड बना देता है। इसमें रेजोनेंस भी होता है, पता होगा ना, 11th में पढ़े हो तुम, पढ़े हो क्या? इसमें रेजोनेंस भी होता है ऐसे। अब रेजोनेंस होने की वजह से ये दोनों को क्या बोलते हैं हम? कैनोनिकल फॉर्म। ये दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? कैनोनिकल फॉर्म। अब बताओ इसमें से कौन करेक्ट है? दोनों गलत है। कैनोनिकल फॉर्म करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है। करेक्ट स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं हम लोग ऐसे, क्या बोलते हैं इसको? कौन जानता है? ऐसे बनाते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। गुड गुड, चलो एक दो लोग तो बोल रहा है, बाकी लोग का पता नहीं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में यही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अब ये पता कैसे चला ऐसा होता है? तो इसका बॉन्ड लेंथ देख के, तो दोनों बॉन्ड की लंबाई इसमें बिल्कुल सेम होती है, 128 पिकोमीटर, और ये एंगल होता है 107 डिग्री। याद रख लो, ये स्ट्रक्चर हो गया, बेंट शेप हो गया इसका। और आप बात करोगे, ध्यान देंगे, हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई पूछ लिया तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों बीच वाले एटम का निकलता है। तो देखो 117 है क्या? हाँ 117 है, सॉरी 117 डिग्री। अब ध्यान देंगे, ओजोन का हम हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। देखो तो आप ऑक्सीजन को देखो ध्यान से, कितना? एगो सिग्मा बॉन्ड इधर, एगो सिग्मा बॉन्ड इधर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, तो टोटल 3। पाई बॉन्ड को नहीं गिनते, पता है ना? पाई बॉन्ड को नहीं गिनते, टोटल 3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, उसमें एक लोन पेयर है, तो शेप क्या हो जाएगा? बेंट शेप। कल हमने बताया था एक्चुअली वो शेप नहीं है, क्या है? ज्योमेट्री है। शेप क्या होगा? sp3 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसा होता है, ऐसा ट्रायंगल जैसा, ऐसे ऐसे ऐसे, पता है ना? अब इसमें एक लोन पेयर बना देंगे, ये मिटा देंगे तो कैसा दिखेगा? उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ज्योमेट्री। ये बेंट शेप दिखेगा, बेंट या एंगुलर भी बोलते हैं इसको, या बी शेप भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इतना नोट कर लीजिए। ओजोन का इस्तेमाल क्या है? यूजेस, यूज तुमको पता होगा, एक प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, तुमको RO प्लस UV ऐसा लिखा रहता है क्या? प्लस O3 ऐसे लिखा रहता है प्यूरिफायर पे, ध्यान देना। रिवर्स ऑस्मोसिस प्लस अल्ट्रावायलेट प्लस ओजोन, ओजोन एक प्यूरिफाई करता है ड्रिंकिंग वाटर को। पहला। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुमको पता ही है। तीसरा इसका इस्तेमाल है बच्चों ब्लीचिंग एजेंट की तरह, कहीं का भी कलर रिमूव कर सकता है। तो जो भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज हो सकता है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप, इतना काफी है ओजोन के बारे में। H2O2
आप 11th में पढ़े होंगे, तो आप सभी से निवेदन है कि आप घर जाएं आज और इसको पढ़ के आए कॉपी से आपके, ठीक है? हमने ही पढ़ाया हुआ, पढ़ाए ना रे? तो हम कल पूछेंगे आपसे कौन